हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज मोस्टली आस्क्ड एंड रिपीटेड एमसीक्यू का मैं वीडियो नंबर 3 लेकर के हाजिर हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं और अक्सर पेपरों में इन क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं, ये मेरी गारंटी है। और चाहे आप कोई भी पेपर उठा के पिछले वर्षों में से देख लीजिएगा तो आपको भी भरोसा हो जाएगा। और जब आपको अपने पर भरोसा होगा तभी आप किसी जंग को जीत भी पाएंगे। तो ये मैंने वो क्वेश्चन शामिल किए हैं जिसमें मूड पता चलता है कि एक्चुअली पूछने वाला क्या आंसर पाना चाहता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप फील करिए इस पर कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है एट फर्स्ट साइट वो सही है या वो जो पूछना चाह रहा है वो क्या पूछना चाह रहा है। अगर आप इस पर थोड़ा विचार कर लेंगे तो फिर आप एकदम सही आंसर पर पहुंच जाएंगे। पहला क्वेश्चन, एक हिंदू जिसकी पत्नी जीवित है एक 30 वर्षीय विधवा से विवाह का करार करता है। वह करार पहला शून्य है क्योंकि वह लोक नीति के विरुद्ध है। दूसरा, विधिमान्य है और किसी भी पक्षकार के द्वारा प्रवर्तनीय है। तीसरा, शून्य करनीय है क्योंकि ए ने बी की सहमति बी के विरुद्ध असम्यक असर डालकर प्राप्त की है। या फिर डी, शून्य है क्योंकि विधि द्वारा वर्जित है। इस प्रश्न के आंसर को अगर आप प्रश्न पर थोड़ा सा विचार कर लेंगे तो आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। और वैसे अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को फ्रेम करके इसके जो एमसीक्यू दिए हैं तो इसमें सबसे पहला जो दिया गया है वो सही लगता है। ज़्यादातर लोगों को शून्य है क्योंकि वह लोक नीति के विरुद्ध है, तुरंत ये आंसर करने की कोशिश करेंगे। वास्तव में इसका ये आंसर है ही नहीं। इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, अब तो पता चल ही गया होगा। इसका आंसर है डी, शून्य है क्योंकि विधि द्वारा वर्जित है। यह इसलिए शून्य है क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया गया है, करार जिस विषय पर किया गया है वह विषय ही विधि द्वारा वर्जित है, इसलिए शून्य है। शून्य तो लोकनीति के विरुद्ध होने, जो करार लोकनीति के विरुद्ध होते हैं वो भी शून्य होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो शून्य नहीं होते। लेकिन पूछने वाला आपसे आंसर क्या चाहता है इस पर विचार अगर करेंगे तो आंसर आपको डी मिल जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन की सीरीज मेरे पास है और मैं आपको इसी तरह वीडियो में देता रहूँगा। और ये बहुत बार रिपीट किए गए एमसीक्यू हैं और कई स्टेट्स में कि जो पेपर हैं लॉ से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम वहाँ होते हैं वो बहुत सारे पेपर्स कुछ मेरे पास स्वयं है, कुछ नेट के माध्यम से मैंने निकाल के उनके क्वेश्चनों को पढ़ा और उसके बाद जो क्वेश्चन बहुत बार और कई स्टेट में लगातार पूछा गया उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने इन वीडियो में शामिल किया है। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन है अभिव्यक्त कल्प संविदा। यानी कि ये अभिव्यक्ति का मतलब ये वर्ड है, ये टर्म है, तो इस टर्म कल्प संविदा से क्या आशय है, क्या ये चार पढ़ करके आप पता करेंगे कि ये पूछना क्या चाह रहा है। सिर्फ क्वेश्चन इतना ही है, अभिव्यक्ति कल्प संविदा। अब चार पढ़ लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो पूछना क्या चाह रहा है। पहला, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 68 के द्वारा परिभाषित है।
दूसरा, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 69 यानी कि 69 में तथ्य में विउचित संविदा कहा गया है। क्या ऐसा कहा गया है 69 में? तीसरा, भारतीय संविदा अधिनियम की केवल धारा 70 से अनुचित समृद्धि के रूप में मिलती है। या फिर चौथा, डी, भारतीय संविदा अधिनियम में इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है। तो विचार करिए इस पर, आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहां ये जानना चाहता है कि जो कल्प संविदा अभिव्यक्ति है, ये जो टर्म है, ये भारतीय संविदा अधिनियम में कहां परिभाषित है, वो ये पूछना चाह रहा है। तो क्या 68 में परिभाषित है, या 69 में तथ्य में विउचित है, या फिर 70 में, सेक्शन 70 में अनुचित समृद्धि के रूप में मिलती है? क्या मतलब इसी में ही केवल इतना केवल यही सिद्धांत लागू होता है, केवल 70 में, 70 में? या फिर भारतीय संविदा अधिनियम में इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है? मैंने क्वेश्चन को इस बार इसलिए रिपीट किया ताकि आप आंसर सोच लें। और अब इसका आंसर है डी, क्योंकि इस टर्म को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, इसकी परिभाषा अनुपस्थित है। सिद्धांत दिया गया है, 68 से 72 तक इसके सेक्शंस दिए गए हैं, सेक्शंस में ये सब कुछ बताया गया है, लेकिन इस अभिव्यक्ति को कहीं परिभाषित नहीं किया गया, इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है। तो इसलिए ये आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। प्रतिफल वह मूल्य है जिसके लिए अन्न का वचन खरीदा गया हो और मूल्य के लिए ऐसा दिया गया वचन प्रवर्तनीय है। तो ये प्रतिफल की परिभाषा है। आपको बताना है कि इसको किस विधिशास्त्री ने इस परिभाषा को दिया है, प्रतिफल की परिभाषा को दिया है। तो प्रतिफल वह मूल्य है जिसके लिए अन्न का वचन खरीदा गया हो और मूल्य के लिए ऐसा वचन दिया गया हो एक दूसरे के लिए। तो ये जो परिभाषा है ये पोलक की है, ये याद ही करनी पड़ेगी, इसके लिए तो कोई ट्रिक हो नहीं सकती है। तो ये परिभाषा पोलक की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है प्रतिफल के संबंध में। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। जीवन बीमा निगम जैसे बड़े निगम सभी शर्तों को छपे हुए संविदा फॉर्म में उपलब्ध कराते हैं। प्रस्तावक चाहे सभी को ले या सभी को छोड़े, ऐसी संविदा को कहते हैं। तो पहला कंपनी संविदा, दूसरा निगम संविदा, तीसरा सरकारी संविदा, या चौथा मानक संविदा। तो जितने भी छपी छपाई संविदा होती हैं उसमें जो कुछ भी लिखा होता है उसमें आपको जो भी प्रस्तावक है वो उनमें से आप चुनाव नहीं कर सकते। या तो आप सभी ले सकते हैं या आप सभी छोड़ सकते हैं। ऐसी संविदा को जहां पर आपके पास चुनाव का कोई अधिकार नहीं होता, तो वहां पर आप या तो सभी को मानेंगे या सभी को छोड़ेंगे। ऐसी संविदा को हम मानक संविदा कहते हैं। तो जितने भी इस तरह की संविदाएं होती हैं छपे छपाए फॉर्म में उपलब्ध होती हैं, वो जो कहते हो हमें या तो लेनी पड़ती हैं या छोड़नी पड़ती हैं, और ऐसी संविदाओं को हम मानक संविदा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। पहला, प्रत्येक संविदा एक करार है। दूसरा, प्रत्येक करार एक संविदा है। तीसरा, प्रत्येक विधिक दीवानी दायित्व एक संविदा है। और चौथा, प्रत्येक संविदा में वैध रूप से प्रवर्तनीय दीवानी दायित्व होता है। इन कथनों में से कौन से सही हैं ये बताना है आपको।
क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा और आप आंसर टिक करिए। इन चारों में से पहला पढ़ते हैं तो सही नजर आता है। पहला सही नजर आता है, प्रत्येक संविदा एक करार है, ठीक है। इसके बाद दूसरा, प्रत्येक करार एक संविदा है, यह सही नहीं है। प्रत्येक विधिक दीवानी दायित्व एक संविदा है, यह भी सही नहीं है। लेकिन प्रत्येक संविदा में वैध रूप से प्रवर्तनीय दीवानी दायित्व होता है, यह सही है। इस तरह से आपका आंसर होता है बी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला, सेक्शन 36 संविदा पालन की असंभवता। सेक्शन 56 विवाह के अवरोधक करार। सेक्शन 19 प्रपीड़न द्वारा सहमति और सेक्शन 29 करारों की अनिश्चितता। आंसर आपको मिल गया होगा। सेक्शन 29 करारों की अनिश्चितता, ये सही सुमेलित है, बाकी सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक वैध प्रस्ताव की विधिक आवश्यकता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध प्रस्ताव की विधिक आवश्यकता नहीं है? वचनदाता को उसका संवहन होना चाहिए, पहला। दूसरा, इसके द्वारा प्रस्तावक की अंतिम इच्छा अभिव्यक्त होना चाहिए। तीसरा, इसे किसी सुनिश्चित व्यक्ति को किया जाना चाहिए, न कि जन सामान्य को। डी, चौथा, इसे वचनदाता की सहमति पाने के आशय से किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसे किसी सुनिश्चित व्यक्ति को किया जाना चाहिए, न कि जन सामान्य को। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये विधिक आवश्यकता नहीं है एक वैध प्रस्ताव की, चूंकि जन सामान्य को भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद्दम यानी कि बाजी करार का आवश्यक तत्व नहीं है? बीमाकरण की संविदा। दूसरा, अनिश्चित घटना। तीसरा, लाभ या हानि के पारस्परिक संयोग। चौथा, घटना पर किसी पक्षकार का नियंत्रण। तो जो भी बाजी के करार होते हैं उनके अंतर्गत बीमाकरण की संविदा नहीं आती है, इसलिए इसका आंसर ए हो गया। बाकी ये तीनों बाजी करार के आवश्यक तत्व हैं और ये संविदा नियम की धारा 30 में बताया गया है और उसमें उसके आवश्यक तत्व भी दिए गए हैं। तो धारा 30 के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि बीमाकरण की संविदा जो है वो इनके आवश्यक तत्वों में नहीं आती है। क्वेश्चन 9, संविदा भंग के लिए नुकसान की राशि का निर्धारण करने के लिए समान परिस्थितियों में निम्नलिखित में से क्या सुसंगत है? संविदा भंग के लिए नुकसान की राशि का निर्धारण करने के लिए सामान्य परिस्थितियों में निम्नलिखित में से क्या सुसंगत है? आपको बताना है कि इन चार में से वो कौन सी स्थिति सुसंगत है यदि सामान्य परिस्थितियों में संविदा भंग के संबंध में नुकसान की राशि का निर्धारण करना हो तब। पहला, सामान्यतः प्रत्याशित हानि। दूसरा, बाजार मूल्य और संविदा मूल्य के मध्य अंतर। तीसरा, उत्पादन का अचानक बंद हो जाना। और चौथा, माल प्राप्त किए जाने उपगत अतिरिक्त खर्च। माल प्राप्त किए जाने में उपगत अतिरिक्त खर्च।
तो समान परिस्थितियों में संविदा भंग के लिए नुकसान की राशि तय करने के लिए, निर्धारण करने के लिए बाजार मूल्य और संविदा मूल्य के मध्य अंतर को लिया जाता है और इसी से ही समान परिस्थितियों में संविदा भंग के संबंध में नुकसान की राशि को तय किया जाता है। तो बाजार मूल्य और संविदा मूल्य के मध्य अंतर होता है, ये सुसंगत है। क्वेश्चन नंबर 10, संबंध के सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो ये क्वेश्चन देखिए, संबंध के सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। अब ये संबंध का सिद्धांत क्या है, तो ये 4 पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि ये किस संबंध की बात कर रहा है। तो संविदा संबंध के संबंध में यहाँ पर आप देखिए, संविदा एक व्यक्तिगत मामला है। दूसरा, संविदा से अपरिचित के विरुद्ध दावा नहीं किया जा सकता है। तीसरा, अपरिचित द्वारा संविदा अपरिवर्तनीय होती है। या चौथा, संविदा से अपरिचित व्यक्ति वाद नहीं कर सकता है। तो ये संबंध का जो सिद्धांत है उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि अपरिचित द्वारा संविदा अपरिवर्तनीय होती है, यानी कि तृतीय पक्षकार संविदा का परिवर्तन नहीं करा सकता है। तो ये संविदा संबंध का सिद्धांत है। उसके अनुसार तृतीय पक्षकार या संविदा से अपरिचित व्यक्ति संविदा को परिवर्तनीय नहीं करा सकता। तो अपरिचित द्वारा संविदा अपरिवर्तनीय होती है। देखिए लिखा कैसे, इस क्वेश्चन में इसको मैंने डाला इसीलिए है कि हम जिस तरह से तैयारी करते हैं या अपने इन सिद्धांतों को कंप्लीट करते हैं उससे एकदम डिफरेंट यहाँ पर उसने एमसीक्यू में आंसर को डाला है और उसको सिर्फ लिखने के तरीके को उसने बदल रखा है, आंसर जबकि वही है। तो इतना आपको विशेष ध्यान देना होगा एमसीक्यू में टिक करते समय। क्वेश्चन नंबर 11, ये लास्ट क्वेश्चन है। कुछ दिनों के लिए नाटक की एक आवली के लिए ए ने अपनी नाट्यशाला बी को किराए पर दी। पूर्व निर्धारित तिथियों के पहले अग्नि से नाट्यशाला पूर्णतः नष्ट हो गई। अब इस मामले में आपको बताना है कि क्या होगा। तो कुछ दिनों के लिए नाटक की एक आवली के लिए ए ने अपनी नाट्यशाला बी को किराए पर दी और पूर्व निर्धारित तिथियों के पहले ही वो नाट्यशाला आग में जल करके खाक हो गई, नष्ट हो गई। तो अब क्या होगा? पहला, बी के विकल्प पर संविदा शून्य करनी है। दूसरा, बी को संविदा के निष्पादन से मुक्त नहीं किया जा सकता। सी, निष्पादन की असंभवता के कारण संविदा उन्मोचित हो गई। या फिर डी, संविदा प्रारंभ से शून्य है। तो देख लीजिए इसका आंसर आ गया होगा आपको। आप में से कुछ को कंफर्म होगा, कुछ को थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो इसका आंसर होगा सी, निष्पादन की असंभवता के कारण संविदा उन्मोचित हो गई। तो ये एक केस है, मामला है टेलर बनाम कार्डवेल का। इस केस पर आधारित है ये क्वेश्चन और इस वाद में ये स्पष्ट किया गया था कि विषय वस्तु के नष्ट हो जाने के कारण संविदा का पालन असंभव हो गया और
उसमें ये भी आगे कहा गया कि संविदा की विषय वस्तु चाहे नष्ट ना भी हुई हो, परंतु यदि वह पक्षकारों के हाथ से निकल जाती है तो भी यही प्रभाव होगा। तो इसमें यह स्पष्ट किया गया कि संविदा की जो विषय वस्तु है वो नष्ट हो गई है, तब तो उन्मोचन हो ही जाएगा, असंभवता हो ही जाएगी। लेकिन भले चाहे वो नष्ट ना भी हुई हो, लेकिन वो पक्षकारों के हाथ से निकल गई हो, यानी कि अब पक्षकारों का उस पर कोई अधिकार न बचा हो, या उनकी वह वस्तु उनसे शक्तिवाय हो गई है। तो ऐसी स्थिति में भी संविदा का यही प्रभाव होगा जो कि विषय वस्तु के नष्ट हो जाने पर होता है। तो इस तरह से ये MCQ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तीसरा वीडियो है, और 10-10 क्वेश्चन करके हर वीडियो में मैं तकरीबन 70 to 80 क्वेश्चंस देने जा रहा हूं, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो देखते रहिए मेरा वीडियो, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेरा उत्साहवर्धन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।